उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जो हाल का घटनाक्रम रहा उसको उद्धृत करते हुए एक टिप्पणी की और कहा कि बटोगे तो कटोगे, एकता से रहोगे, एक साथ रहोगे तो तरक्की होगी, विकास होगा। एक सार्वभौमिक बात है और भारत के इतिहास के साथ तो ये बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। देखिए, ये 800-900 साल की गुलामी का जो खंडकाल रहा भारत में, वो गुलामी कैसे आई? खिलजी को चिट्ठी किसने लिखी कि आओ? नादिर शाह को कौन कहा कि आ जाओ, हमारा अकाउंट इससे सेटल करना है? राणा प्रताप एक तरफ और मानसिंह दूसरी तरफ, बटेंगे तो कटेंगे, यही है ना इसका अर्थ। याद कीजिए वो प्रसंग इतिहास का, राणा प्रताप का संघर्ष और मानसिंह की जिले लाही के यहां खिदमत कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कैसे किया, इसको लेके एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब में, उसका शीर्षक बोल रहा हूं, एक अंग्रेज विद्वान ने लिखी, अंग्रेज अधिकारी ने, और बाद में उसका चौधरी चरण सिंह ने हिंदी में अनुवाद करवा के बंटवाया, इसलिए वो फिर बाद में प्रकाश में आई चीज। उस किताब में लिखा है अंग्रेज ने कि हमको तो भारत के लोगों ने ही भारत में शासन करने का अधिकार प्लेट में परसकर दे दिया था, और उसने माना कि बिखराव और एकता का अभाव भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा कारण रहा। फिर गलत क्या है? जो योगी जी ने कहा वो गलत कहां है? बटोगे तो कटोगे। अब बांग्लादेश का उदाहरण देखिए, जिस वक्त बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम दिया गया और पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, उस समय वहाँ दलित, पिछड़े, आदिवासी और इस तरह की जो आबादी थी हिंदुओं की एक बड़ी, वो घटते 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 नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट हो गई, लुप्त प्राय हो गया हिंदू वहाँ, इतनी कम हो गई, 3% 4% रह गई। कैसे? हिंदू वहां भी उतना ही था जितना बंगाल, हमारे पश्चिम बंगाल में है। ये पश्चिम बंगाल है, वो पूर्वी बंगाल था। वो कहां गया हिंदू? या तो मारा गया, वरना तो जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, या मारा गया या कन्वर्ट हो गया। फिर योगी जी की बात याद रखिए कि बटेंगे तो कटेंगे, कुल बात इतनी सी थी। अब इस पे हंगामा मच गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई योगी जी लग रहा है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री वाले विषय बोल रहे हैं। किस देश के साथ भारत को कैसा संबंध रखना है, संपर्क रखना है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली वाले ध्यान दें टाइप का। बड़ा प्रश्न है कि बांग्लादेश पर केवल प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, ऐसा तो कहीं है नहीं। सब बोल रहे हैं, सब बोलते हैं, और एकता में ही शक्ति। योगी के इस वक्तव्य का सार ये है। इसमें क्या दिल्ली और लखनऊ का अंतर है? स्वाभाविक एकता में ही शक्ति है। बटे बिखराव होगा तो मूल्य कम हो जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मूल्य कम से कमतर होते होते शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही स्थिति बनी। दूसरी ओर MIM वाले ओवैसी साहब भी भड़क गए, क्योंकि योगी जी ने कह दिया था कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन तो दिखता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हुई वो नहीं दिखता है। तो ओवैसी साहब ने कहा भाई मैं भी मैदान में उतरूंगा,
और वो भी आ गए अपना तीखा तेवर लेके। लेकिन एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि समाज अगर एकजुट नहीं रहेगा तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। और भारत ने तो पिछले 1000 साल में इस बात को कई बार देखा, कई बार अनुभव किया। भारत बटा तभी भारत गुलामी के अधीन गया। भारत नहीं बढ़ता तो इस गुलामी भारत के भाग्य में नहीं आती। और अब उस समाज को जातियों के अलग अलग खांचों में, खानों में बांटने की कोशिश हो रही। अगला पिछड़ा तक की बात और दलित इसके बीच में ही बात नहीं रह रही। पिछड़ों में भी जातियां, दलितों में भी जातियां, अगड़ों में भी जातियां। यानी जाति का मतलब हो गया कि ग्राउंड जीरो पर जाकर विखंडन हो, एकता का कोई स्वरूप बचे नहीं। तो उसका एक पहला और तात्कालिक प्रतिफल ये होता है कि समाज कमजोर हो जाता है। और समाज कमजोर हो जाता है तो राष्ट्र कमजोर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने ये क्यों कहा, इसके मायने क्या है, इसके पीछे क्या है, इसका पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है, और इस पर अखिलेश जी और ओवैसी की टिप्पणियों का मतलब क्या है, इस सब को लेकर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी गलियारों में ऐसा घमासान मचा है जिसकी गूंज अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी के खेमे तक सुनाई दी है। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी ने अपने फायर ब्रांड अंदाज में यूनिटी का संदेश देते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। अब विपक्ष जहां जातीय जनगणना और आरक्षण के रण में आंकड़ों का अंकगणित बना रहा है, वहीं सीएम योगी ने एकजुटता की रेखा खींच दी। सीएम योगी के इस बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश बांग्लादेश में मचे कलेश के जरिए तासीर और तस्वीर दिखाते हुए सीएम योगी ने विपक्ष को भी फिलिस्तीन और बांग्लादेश का आईना दिखा दिया। आपने देखा होगा, इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा हैदराबाद वाले ओवैसी तक जहां पहुंची, योगी के बयान पर ओवैसी ने भी पलटवार किया। तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो बांटेंगे तो कटेंगे। भाई आप ही तो बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए।
तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। बहरहाल देश प्रदेश के सियासी रण में अपने अपने दांव और दावों का दंगल सजा है। विपक्ष जहां जातीय जनगणना और आरक्षण सरीखे मुद्दों के जरिए जाति वाला दांव चल रहा है, तो सीएम योगी ने यूनिटी की बिसात बिछा दी। ऐसे में सवाल यही है कि सीएम योगी के इस बयान के मायने क्या हैं? बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान इस वक्त क्यों दिया और इसका राजनीतिक भाष्य क्या है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके वक्तव्य के बाद पूरी सियासत में इस पर चर्चा शुरू हो गई, इस पर हंगामा शुरू हो गया। मेहमानों साहब को परिचय करा दें। प्रशांत पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब हैं, अध्यक्ष मुस्लिम जमात, मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मैथिल साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुस्तान का जो गुलामी का कालखंड है वो बताता है, चाहे मुगल हो, चाहे खिलजी हो, चाहे ऐबक हो, चाहे टेबक हो, जितने वो रहे वो एक कालखंड रहा वो। और उसके बाद अंग्रेजों ने तो खुद एक किताब लिखी, मैं शुरुआत में उसका उल्लेख कर रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने कोई बड़ा पराक्रम नहीं किया ना, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं लाए थे भारत में कब्जा करने के लिए। बोले भारत के लोगों में जो विभाजन था उसने ही हमको भारत को प्लेट में रख के परोस दिया। उस किताब का हिंदी में तर्जुमा करा के चरण सिंह जी ने बंटवाई थी। उसी बात को योगी कह रहे हैं मौलाना साहब। अब हंगामा हो रहा है इस पर, अखिलेश जी भी कह रहे कि भाई ये नहीं है, और ओवैसी साहब भी कह रहे। जी देखिए, ये जो वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, तो वो दरअसल उन्होंने एक मजहबी जलसे में, जो खालिस जन्माष्टमी का मजहबी जलसा था, उस मजहबी जलसे में उन्होंने अपनी कम्युनिटी को मुखातब करते हुए, एड्रेस करते हुए ये बात कही। और ये फैक्ट है और ये बुनियादी बात है। हम लोग मजहबी हैं और बड़े बड़े जलसों को एड्रेस करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों को खिताब करते हैं, तो हम उसमें कहते हैं कि मुस्लिम कौम के लोगों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपने अंदर इत्तफाक पैदा करो। अगर तुम टुकड़े टुकड़े रहोगे, अलग अलग ग्रुप में रहोगे, इंतशार पैदा करोगे, तो कोई भी तुम्हें रस्सी की अलग अलग रेशे की तरह निकाल के तोड़ देगा। इसलिए अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करो। यही बात उन्होंने अपने एक मजहबी जलसे में कही। वो वजीर आला हैं और इसके साथ साथ में गोरखनाथ मंदिर के एक मजहबी जिम्मेदारी भी उनके पास में है। तो हर शख्स जो भी मजहबी हो, हर आदमी अपने कौम की भलाई और बेहतरी के लिए और फलाह बहबूद के लिए, उत्थान के लिए, तरक्की के लिए इस तरह की बातें करता है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो उनके मजहबी नुक्ते नज़र से बिल्कुल सही बात है। उन्होंने अपनी कौम को मुत्तहिद रहने के लिए कहा और अपने अंदर इत्तेहाद और यूनिटी को कायम रखने के लिए कहा। क्योंकि इसके साथ साथ में जो बात कही है, तो इसका पस मंज़र भी समझना चाहिए। पस मंज़र ये है कि बांग्लादेश में 15-16 अगस्त को जो तख्ता पलट हुआ और वहाँ पर एक तबके ने एक तबके के साथ में ज्यादतियाँ की थी, वो ज्यादतियां उभर करके 15 अगस्त को आई और शेख हसीना को वो बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वहां तख्ता पलट हो गया। उसके बाद में उसके रिएक्शन के तौर पर जो वहां पे तलबा थे, स्टूडेंट्स, आंदोलनकारी, उन्होंने ज्यादती की और हद कर दी। वो हद ये कर दी कि उन्होंने हिंदुओं के मकानात और वहां के मंदिरों पर हमले करने शुरू कर दिए। बहुत सारी जगह उन्होंने आग लगाई, जो निहायती अफसोसनाक बात है। इसकी मैंने पहले भी निंदा की थी और आज भी मैं आपके सामने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ।
ठीक बात। भारत का मुसलमान मौलाना साहब ठीक, इस तरह अभी की रुकना होगा, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। दो बातें बड़ी साफ हैं। मौलाना साहब ने कहा कि उन्होंने निंदा की, स्वाभाविक है, करना ही सही है सबको जो भारत में, लेकिन भारत के तो कुछ बड़े राजनेता ऐसे थे जिन्होंने निंदा भी बच बच के की कि कहीं हिंदू शब्द इसमें ना आ जाए मेरी निंदा वाले वक्तव्य में। किस पर हमले हो रहे हैं? अज्ञात पर नहीं, हिंदुओं पर हमला हो रहा। ये लिखने में बोलने में क्या समस्या थी? आप राजनीति यहां करेंगे, वोट यहां मांगेंगे, सत्ता यहां भोगेंगे, और हिंदू पर हमला हो रहा है बोलने में आपको कष्ट है? अरे भाई सच बोलने में काहे का कष्ट? आप भाजपा में हो चाहे सपा में हो, सच तो बोलो। हमला किस पे हो रहा था? हिंदू पर हो रहा था। मंदिर जलाए जा रहे थे, मस्जिद तो जलाई नहीं जा रही थी। ये बात कहने में क्या समस्या थी खड़गे जी को? क्या समस्या थी राहुल जी को? अखिलेश जी ने भी हिंदू शब्द से परहेज किया। भारत में हिंदू शब्द से परहेज तो ठीक नहीं ना। और मैं मैथिल जी से एक टिप्पणी लूं उससे पहले एक बात ये भी महत्व समझने की है कि मौलाना साहब ने कहा कि वो एक मजहबी उसको संबोधित कर रहे थे। नहीं, जन्माष्टमी का कार्यक्रम दूसरा था, ये दुर्गादास राठौर के मूर्ति का अनावरण का मसला था, ये मजहबी नहीं था। वो भारत के एक वीर सपूत का सम्मान समारोह था। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और ये भी नहीं कहा कि फलां के खिलाफ एक हो जाओ, ऐसा तो कोई बात कही नहीं। उन्होंने कहा एकजुट रहोगे तो नेक बनोगे, सब समृद्ध बनोगे, एकजुट नहीं रहोगे तो कटोगे। इतिहास योगी आदित्यनाथ की इस बात की पुष्टि करता है। खिलजी से लेके, नादिर शाह से लेके, और ऐबक से लेके, और मुगल से लेके, और टेबक तक, और अंग्रेज तक। मैथिल साहब, फिर इसमें क्या विवाद है? और भारत एक रहे, स्वाभाविक है। जब कोई ये बात कहे तो उसमें 80% आबादी अगर हिंदुओं की है तो हिंदू केवल 20% एक रहे, उससे तो काम नहीं चलेगा देश का ना। मेजॉरिटी जो है उसको एक रहना होगा। मैथिली, धन्यवाद अमिताभ जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो माननीय पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, उसका स्पष्ट संदेश ये था कि हमें एक रहना है बलात्कारियों के खिलाफ, हमें एक रहना है दंगाइयों के खिलाफ, हमें एक रहना है उन सपोलों के खिलाफ जो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान का भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं। हमें एक रहना है उन लोगों के खिलाफ जो शरीर पर बम बांधकर किसी भी चौक चौराहे पे फट जाते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। उस बम ब्लास्ट में हिंदू मरता है तो साथ में मुसलमान भी मरता है। और उन्होंने एक रहने की जो नसीहत दी है, हम हिंदुओं को ही नहीं दिए, हर भारतवासी को दिया। अब अगर ये भारतवासी के रूप में हिंदुओं को ही मानते हैं केवल, और ये मानते हैं कि देशभक्त केवल हिंदू होगा, तो ये इनकी सोच हो सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि बटोगे तो कटोगे। सही कहा ना उन्होंने, कश्मीर में बटे तो कट गए। मैं आजादी के बाद की बात करना शुरू करता हूं। कश्मीर में बटे तो कटे, और पश्चिम बंगाल में बटे तो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन किस प्रकार से काटा गया सबको याद है। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने तो वो समय भी देखा है किस प्रकार से दुकानों पे हिंदू मां बहनों की निर्वस्त्र लाशें टांग रखी थी। भागलपुर में देख लीजिए और गोधरा में देख लीजिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते, दिल्ली में देख लीजिए। और छोड़िए ये सब, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं अशोक यादव जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जब सत्ता में थे तो उस समय में 6 महीने के कालखंड में 27 दंगे हुए। उनमें कौन कटा? वही लोग तो कटे जो बटे हुए थे, और जो इकट्ठे थे उन्होंने काटा। तो ये संदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। अब एक महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि जो कुलबुलाहट और चुलबुलाहट है ना, दर्द है ना इस बयान के पीछे सुनने के बाद, वो उन लोगों का है जो कि सनातनियों को जातियों में बांटकर अलग अलग करना चाहते। माननीय योगी जी ने कहा ना कि बांग्लादेश का आप नजारा देखिए, वहां पर कच्छे उतार उतार के चेक किया जा रहा था कि ये हिंदू है कि नहीं है। हिंदू है तो काट दो इसको,
तो ये स्थिति हिंदुस्तान में ना आ जाए, इसलिए कहा गया कि आप बटोगे तो कटोगे। हिंदू जब तक शक्तिशाली है तब तक इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित है। आप देखिए अमिताभ जी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने देश में अल्पसंख्यकों को जगह दी, मुसलमानों को जगह दी। वो 9% थे, आज बढ़कर वो 22-23% है। आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। यहां बैठकर देखिए ना, मौलाना साहब हमारे बीच में बैठे हैं, सम्मानित सुरक्षित बैठे हुए। तो ये माननीय योगी जी ने कहा कि इस देश की सुरक्षा के लिए सनातनियों को एक रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ठीक, और अगर हम बट जाएंगे तो ये लोग अपना फायदा ले लेंगे और हमारी गर्दनों पर तलवार चला देंगे। ठीक, मैं साहब दोबारा में आते हैं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं योगी जी, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, वरना बांग्लादेश पर क्यों बोल रहे हैं? बांग्लादेश में तो केवल प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ऐसा तो कोई है नहीं, बांग्लादेश पर तो हम भी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सबको चिंता हो सकती है और सब उसका एक अपनी राय दे सकते हैं, इसमें क्या समस्या है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। नेपाल में राजशाही के राजा का परिवार खत्म हुआ था तो विश्व भर ने टिप्पणी की उस पर। नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंदू जिवे किए गए, उस पर तो पूरा हिंदुस्तान को बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। नहीं, अमिताभ जी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शब्द कहा, जो बात कही, वो बात तो आप लोगों मतलब मीडिया के लोग करीब 3-4 महीने से चला रहे हैं कि क्या चल रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, कैसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में खो खो का गेम चल रहा है। खो खो, जो दौड़ते दौड़ते खिलाड़ी आता है उसको पीछे से खो बोल के उठा देता है, फिर अपने बैठ जाता है। उसी टाइप का गेम चल रहा है अमिताभ जी, जिसमें 3 प्लेयर यूपी के हैं, 2 प्लेयर केंद्र के हैं, और वो आपस में खो खो गेम खेल रहे हैं कि कौन किसको कुर्सी से उठा दे, अपने बैठ जाए। उसी क्रम में इस तरह की बातें चल रही हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय जी ने यही सब कहा। दूसरी बात, आपने दूसरी बात जो कहा बंटोगे और क्या क्या चीजें, तो पीडीए समाज हमारा पहले ही समझ गया था कि अगर वो बंटेगा तो उसका आरक्षण कटेगा। अगर वो बंटेगा, धर्मांधता और छद्म राष्ट्रवाद के जो जाल में भाजपा के जो द्वारा बिछाए गए चारा में फंसेगा, तो उसका आरक्षण, उसकी नौकरियां सब कटेगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव के बहुत पहले पीडीए समाज यूनाइट हो गया था अमिताभ जी, योगी जी के बोलने से बहुत पहले यूनाइट हो गया था, बटा नहीं हो पीडीए। और वो उसके यूनिटी का ही नतीजा रहा कि आज आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी जो लेटरल एंट्री का फैसला मोदी सरकार को वापस लेने पे मजबूर होना पड़ा। आज उसी पीडीए की मजबूती की वजह से न सिर्फ लेटरल एंट्री बल्कि ब्रॉडकास्टिंग बिल और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट, वो भी फैसला वापस लेना पड़ा। तो अगर ये पीडीए यूनाइट रहेगा अमिताभ जी, तभी उसकी नौकरियां बचेगी, नहीं तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जिस तरह से 19,000 पिछड़े दलितों का हक लूटा गया, उसी तरह योगी सरकार जब जब मौका पाएगी, जब जब पीडीए बटेगा, तब तब उसका आरक्षण कटेगा। यही योगी और मोदी की सरकार है, उसको काटेंगे उसके आरक्षण को। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, और उनके मैसेज का साधुवाद मैं कर रहा हूं कि हमारा पीडीए पहले ही समझ गया था उनके मैसेज का, और अब बंटना बंद कर दिया है। और यही पीडीए यूनाइट होकर के ये आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी मोदी और योगी की सरकारों को भी हटाएगा। ठीक है अशोक जी, तब आपकी बात और अखिलेश जी की बात में अंतर है। जब वो आप कह रहे हम खुद एका करने में लगे हुए हैं, पीडीए इसीलिए बनाया, तो आपको तारीफ करनी चाहिए थी कि भाई योगी जी ने हमारी बात कही एकता की। वो तो कहा नहीं, वो तो ये कह रहे कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए बांग्लादेश की बात बोल रहे। बांग्लादेश की बात कोई नहीं बोल सकता, वही तो मैं पूछ रहा हूं, बांग्लादेश की बात क्यों नहीं बोल सकते? मैं तो कह रहा हूं गुड्डू पान वाला भी अपनी चिंता व्यक्त कर सकता है और पप्पू चाय वाला भी चिंता व्यक्त कर सकता है, क्यों नहीं करेगा? इसमें क्या समस्या भाई? खैर, प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये 2 इंजन का जो टकराव है उसके चलते योगी जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है, इसलिए वो बार बार ऐसा बात बोलते हैं जो प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, जो उनका डोमेन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए अमिताभ जी, आज जो है ग्लोबलाइजेशन का युग है और हम लोग एक आइसोलेट कंट्री के रूप में नहीं रहते हैं। अगर भारत के पड़ोसी या 1000-2000 किलोमीटर दूर भी देश में कोई घटना घटती है तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है देश पर पड़ता है।
बांग्लादेश तो फिर भी हमसे सीमा से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से ही कट के बना है। इवन अगर यूक्रेन और युद्ध में, और वहाँ पे रशिया में युद्ध चल रहा है 2 साल 3 साल से, और दोनों की सीमा हमारे देश से नहीं मिलती, लेकिन उसका फिर भी आर्थिक जो प्रभाव और परिणाम कहीं कि हमारे देश पर पड़ रहा है, अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। और जो भी इस देश का सजग नागरिक होगा, जिसको देश का इतिहास, भूगोल और राजनीति की समझ होगी, वो कहीं कहीं चीजों से प्रभावित होता है। उसको बोलने का भी अधिकार है, अपनी बात रखने का भी अधिकार है। अगर बांग्लादेश में कोई घटना घटित होती है तो भारत पर तो उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। 1971 में जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, तो सबसे बड़ा अधिक तो प्रभावित भारत देश हुआ। करोड़ों लोग यहाँ पे आए, भारत में रहने आए। इंदिरा गांधी जी ने एक टैक्स भी लगाया था यहाँ की जनता पर, क्योंकि जो शरणार्थी आए थे उनको खाने पीने के लिए। आज भी उनका एक बर्डन देश उठा रहा है। आज भी अगर बांग्लादेश में उथल पुथल हुई है, वहाँ पे रत्ता पलट हुआ है, तो उसका कहीं के प्रभाव भारत देश को पड़ रहा है। आज वहाँ पे पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से चित्र वीडियो आ रहे हैं कि बॉर्डर पे भारत में घुसपैठ। हम लोग अभी इस स्थिति पे नहीं है कि उनको हम ले सकें, यानी कि पहले ही स्थितियां खराब हैं, और अगर हमको लेते हैं तो और स्थितियां खराब होगी। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि वहां पर अगर इस तरह घटना हुई है, जो घटना दुखद है, निश्चित तौर पर जो हम कोई इसका समर्थन नहीं करते हैं। हमारे अगर पड़ोसी देशों में शांति रहेगी तो अच्छा है, हमारे देश में भी उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। अगर अशांति रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे देश में भी उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, और ये तो हम लोग प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि एकता होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए। अगर मिलजुल के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, तो इसमें तो कोई ऐसी विवादित बात नहीं है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो खाली एक विखंडन की ही राजनीति करना चाहती हैं, लोगों को तोड़ने की राजनीति करना चाहती है। उनको लगता है कि समाज विखंडित रहेगा, लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ही उनकी राजनीति चलेगी। तो ऐसे लोगों को पीड़ा होना स्वाभाविक है, और उनकी बुद्धि का क्या ही कहा जाए, भगवान मालिक है। मौलाना साहब, जब गाजा पट्टी पर हमला हुआ, अब वो आपस में भिड़ंत हुई इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों की, तो अलीगढ़ में जुलूस निकला, मोमबत्ती लेके, अगरबत्ती लेके। क्या बरेली में निकला, सहारनपुर में निकला, रामपुर में तो खैर फिर बाद में योगी जी थोड़ा हुए, तो थोड़ा जुलूस के बाद की गतिविधियां नहीं हुई ज़्यादा। तब किसी ने नहीं कहा कि तो भाई प्रधानमंत्री के तय करने की बात है, भारत क्या स्टैंड लेगा, अलीगढ़ में जुलूस निकालने से क्या होगा। अब एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नाम ले दे तो गुनाह हो रहा है, बताया जा रहा। बोले ये कैसे नाम ले रहे? मतलब जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष मशाल जुलूस निकाल रहे थे अलीगढ़ में फिलिस्तीन के लिए, वो प्रधानमंत्री थे, उनको अधिकार हासिल था क्या? मौलाना साहब नहीं, देखिए ये बात थोड़ी सी अटपटी हो गई। जी, देखिए ऐसा है कि हर शख्स को अपनी बात कहने की आज़ादी है, यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो जब फिलिस्तीन के हक में हम जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, तो ऐसे ही बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती हो रही थी, तो उन दिनों हमें उनके खिलाफ भी जुलूस निकालना चाहिए था। हमने हमने बरेली में जुलूस निकाला, मेमोरेंडम दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मगर और लोगों को भी, जो लोग एतराज करते हैं, आपत्ति करते हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और सियासी नुक्ते नज़र से या मजहबी नुक्ते नज़र से हमेशा यकसा देखना चाहिए और एक तरह देखना चाहिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ की सूरत हाल जो हुई उस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने तबसरा किया, और तबसरा तज्जिया करते हुए ये बात कही कि सब लोग मुत्तहिद रहिए। वो उसका पस मंज़र, सियासी पस मंज़र ये भी हो सकता है कि उसी दरमियान कुछ सियासी लोगों ने हमारे हिंदुस्तान के एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो जाएं। तो एक पस मंज़र ये भी था, एक सियासी नुक्ते नज़र से भी उन्होंने बात कही कि हिंदुस्तान में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जो लोग भी हैं, सब लोग मुत्तहिद होकर रहिए, ताकि इंतशार फैलाने वाले लोग या बाहर की शक्तियां उकसाने वाली यहाँ संगठनों को या पॉलिटिकल पार्टियों को न उकसा सकें और वो अपना मोहरा न बना सकें। इसलिए आप लोग मुत्तहिद और मुत्तफिक होके रहिए। एक नजरिया ये भी था उनके कहने में। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई काबिल एतराज बात है
जो लोग फिलिस्तीन की बात करते हैं या प्रधानमंत्री के नजरिए की बात करते हैं कि उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए, तो ये लोग खाली सियासी लोग हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ इनको आता जाता नहीं है। न समाज की फलाह बहबूद के लिए कभी खड़े होते, न गरीब, कमजोर, बेवा, यतीम की मदद के लिए कभी। ठीक है मौलाना साहब, जी जी बिल्कुल ठीक बात है। कभी भी ये लोग किसी के फलाह बहबूद के लिए नहीं खड़े होते हैं। ये सिर्फ जो है वो राजनीति करते हैं वोट बैंक की, कि हमारी वोट बैंक की राजनीति बनी रहे। जबकि सबसे पहली बात यह है कि देश के लिए खड़े होना चाहिए। देश मजबूत होगा तभी वोट मिलेगा, देश में रहने वाले मजबूत होंगे, जिंदा मौलाना साहब ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा। मैथिल साहब, गाजा पट्टी के लिए एटा इटावा फरुखाबाद तक में धरना प्रदर्शन, क्या? जबकि वहां के लोगों ने कभी गाजा पट्टी नक्शे में नहीं देखा होगा। ठीक, बांग्लादेश तो हमारा 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम उसके साथ। 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा था, एक ही थे। आज भी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल तो बताया जा रहा ना, इस पे ना बोलो, इस पे कोई नहीं बोलेगा, इस पे केवल बस प्रधानमंत्री एक वक्तव्य जारी करेंगे, बाकी कोई नहीं। देखिए अग्निहोत्री जी, यही तो राजनीतिक दुमूहापन है, यही तो असलियत में इनका असली चेहरा है। अब देखिए अशोक यादव जी पीडीए चिल्ला रहे थे। अब मुझे वो 4 लाइनें याद आती हैं, जब भी आईना उठाया करे पहले खुद देखा करे और फिर दिखाया करे। ये पीडीए चिल्ला रहे थे, ये कह रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा इसलिए इकट्ठा रहना चाहिए, दलितों की सिक्योरिटी के लिए इकट्ठा रहना चाहिए। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने दलित की एक बेटी, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी नेत्री हैं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके अभिनेता मोहित खान एक नाबालिग दलित बेटी का बलात्कार, वो भी 6 महीने से कर रहे थे, 2.5 महीने का गर्भ था, उसके लिए चिल्ला रहे थे अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट कराओ। अभी एक और इनका नवाब सिंह यादव, जिसने एक दलित बेटी का रेप किया और वह जेल की सलाखों के पीछे नाबालिग बच्ची का। मतलब नाबालिग दलित बच्चियों के ये दरिंदे शिकारी यहां बैठकर सद्भावना की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज आरक्षण के ऊपर आ जाते हैं। अरे भैया इतना तो ये बताओ कि ज्ञान चक्षु जो है आरक्षण वाले केवल तभी क्यों खुलते हैं तुम्हारे, जब तुम सत्ता में नहीं होते हो। जब 2012 से 17 के बीच में सत्ता में थे तब चारों अधीनस्थ चयन आयोग के चेयरमैन कौन थे जरा बता दो। जो यहाँ प्रवक्ता बैठे उनके जो सरनेम है वही थे। और तब जब लिस्टें निकलती थी तब क्या एसडीएम कौन निकलते थे? इन्हीं सरनेम वाले निकलते थे। तब कहां चला गया था तुम्हारा पीडीए? मतलब जब तुम सत्ता में होते हो तो तुम मलाई खाते हो, लूट मचाते हो, भ्रष्टाचार करते हो, और उसका सत्ता से बाहर आ जाते हो तो देश को बरगलाने की बात करते हो। वो माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2019 में रोहिणी कमीशन का गठन कर इस देश की 3000 जातियां जो हाशिए में पड़ी थी उनके लिए कमीशन गठन किया, उनको कैसे उनका हक मिले उसकी बात की, तो ये डुगडुगी बजाने आ गए पीडीए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जनता समझ चुकी है योगी आदित्यनाथ जी का तीर जो है ना, उस अर्जुन का तीर सही निशाने पे बैठा है। इसीलिए वो कहते हैं ना फर्नाइल डालते ही और कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, यही इसीलिए चिल्ला चीख हो रही है। क्योंकि ये लोग जिस समाज को बांटने की बात कर रहे हैं उस समाज के हृदय में ये बात बैठा दी है योगी आदित्यनाथ जी ने कि तुम्हें बांट रहे हैं, उसके बाद तुम्हें काटेंगे, और काट तो रही है ना। देखिए दलित बच्चों का शिकार तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, है हिम्मत इन लोगों में से किसी में कि उस बच्ची के सामने खड़े भी हो सकते हैं? दलित बेटियों का इन्होंने ठीक है सूर्य प्रकाश जी, अभी रुकना होगा। मैथिल साहब अभी रुकना होगा। मैं याद है अशोक जी के पास। अशोक भाई, इनका मैथिल जी का कहना यह है कि जब आप सत्ता में रहे, जैसे उत्तर भारत के 2 बड़े परिवार मुलायम सिंह जी और लालू जी, और दोनों लंबे लंबे समय तक सत्ता में रहे। 15 साल तो लालू जी अखंड राज्य किए, मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे। मुलायम सिंह जी टर्म कंप्लीट नहीं किए कभी, लेकिन अखिलेश जी तो फुल टर्म रहे। तो उनका ये आरोप लगा रहे कि भाई तब आपने पीडीए की नहीं सुध ली, तब आपने कहा कि जो सरनेम हमारा वही राजकुल, क्या
पटना में भी राजकुल वही और लखनऊ में भी राजकुल वही। और जब आप विपक्ष में हैं तो आप पीडीए की बात कर रहे हैं। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी में अगर रेपिस्टों का क्लासिफिकेशन किया जाए, वर्गीकरण जिसको कहते हैं, तो उसमें एक स्टेट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक रेपिस्ट। स्टेट लेवल पर आप काउंट कर सकते हैं हाथरस वाला, और दूसरा आप बीएचयू वाले रेपिस्टों का नाम ले सकते हैं जो भाजपा के जो आईटी सेल से जुड़े हुए थे। और अगर हाई लेवल पे चले जाएंगे तो गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद था जो चोला ओढ़ा था भगवा साधु के वेश में, और उसके भी हाई लेवल पे चले जाएंगे तो एक सांसद जो यहाँ से लेके बाहर तक हमारे पहलवान बेटियों का यौन शोषण करता था। और मैथिली जी चूंकि भगवा चश्मा लगा के बैठे हैं, और एक डिसऑर्डर होता है एचपीडी उसको बोलते हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसका मतलब होता है अटेंशन सीकर। तो इस टाइप जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं अमिताभ जी, वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। कुछ डिबेट में ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर दें ताकि जो हमारा नाम जो है हाईलाइट हो जाए। तो ये अटेंशन सीकर एक बीमारी होती है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये व्यक्ति उसी बीमारी से ग्रसित है, इनको मनोविकार है, थोड़ा सा दिक्कत है बेचारे को। ये जहां पे बैठता है ना, ये जिस भी चल के अमिताभ जी ये मैथिल बैठता है, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है। एक नंबर का ये जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। देखिए कैसे चिल्ला रहा है, देखिए अमिताभ जी, देखिए इसकी शक्ल देखिए, कैसे चिल्ला रहा है आदमी। मतलब जैसे गली के क्या उत्तरा क्या हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन ऐसे चिल्ला रहा है, क्या बताएं हम। ये बीमारी से ग्रसित है, ये मानसिक बीमारी से ग्रसित भाई अमिताभ जी। ये जिस चैनल पे जाता है इसी तरह भागता है, व्यक्ति जाता है अमिताभ जी। मैं तो आपके शो में अक्सर आता हूँ, लेकिन इस तरह का बीमार व्यक्ति मैं कभी नहीं पाया। आज पहली बार इस तरह के मनोरोगी को पाया हूँ। ये मनोरोगी आदमी है, मनोविकार से ग्रसित है भाई। ये अर्धविक्षिप्त आदमी अमिताभ जी। ये ऐसे लोगों, बीमार लोगों को क्यों बुलाते हैं आप? मेरा निवेदन है कि ऐसे मनोविकार से ग्रसित लोगों को कृपया आप अपने शो में ना बुलाया करिए। आपका शो बड़ा सोफिस्टिकेटेड शो है, अच्छे लोग आते हैं इस शो में, ये बातें करते हैं, नॉलेजेबल बातें करते हैं अमिताभ जी। लेकिन ये आदमी जहां भी जाता है, एक चैनल पे और मुझसे मिला था, ये वहां भी इसी तरह से बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। ये आखिरी मतलब ये बीमार व्यक्ति अमिताभ जी, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इस आदमी को है, ये मनोविकार से ग्रसित आदमी अमिताभ जी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे मनोविकार से ग्रसित व्यक्ति जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है, जो अटेंशन सीकर है, ये सोच रहा है कि हमको मोदी जी जान जाए, हमको योगी जी जान जाए, हमको नड्डा जी जान जाए, ताकि हमको बुला के कहीं भाजपा में कुछ बना दे। तो इस तरह से गाली गलौज करने से ना मैथिली जी, गाली गलौज करने से चैनल पे कोई पद नहीं मिलता भाई साहब। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। गाली गलौज करने से नहीं होता, ऐसे इसके लिए पढ़ना पड़ता है। आपको पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा सलाह मैं फ्री में दे रहा हूँ, किसी मनोचिकित्सक को आप दिखा लो जाके, किसी बढ़िया मनोचिकित्सक को आप दिखा लो जाके, वो आपकी बीमारी का सही इलाज बता देगा, मनोचिकित्सक। ठीक, आप मनोचिकित्सक दोनों को रोकूंगा, अशोक जी को भी और मैथिल जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। व्यक्तिगत मत होइए। प्रशांत पटेल जी, एक बड़ा अलग मिजाज का एक प्रश्न मेरे जहन में है। जब हम कहते हैं कि भाई सर्व समाज, जैसे बीएसपी कहती है कि सर्व समाज, तो सर्व समाज में तो पूरा भारत आ गया, ठीक। अशोक जी की पार्टी कहती है पीडीए, तो उसकी वो लिबर्टी लेते हैं, व्याख्या अलग अलग स्थान काल परिस्थिति के अनुरूप कर देते हैं। पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित महिला, सब हो जाता, उसमें सब समाहित। तो जब सब समाहित हो गया तो भारत समाहित हो गया? नहीं, फिर उसकी किसी अलग पहचान की जरूरत क्यों? जब पूरा भारत आपने समाहित कर लिया, उसकी जितनी परिभाषाएं दी हैं सपा ने पिछले 1 साल में पीडीए की, उसको देखिए तो 99% भारत समाहित हो गया। फिर वो अलग से कोई झंडा क्यों रहे, अलग से डंडा क्यों रहे? प्रधान जी, जब अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, महिला भी है, आदिवासी भी है, जब सब है तो भारत हो गया। इसके अलावा भारत में और क्या है फिर? देखिए अमिताभ जी, यही तो सनातन है। हम सनातन संस्कृति में सबकी कल्याण की बात करते हैं। मंदिर में जब आरती होती है तो उसमें हम यही बाद में हम नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम खाली भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और हम देश की एकता की बात करते हैं। देश तो सभी लोगों से मिलकर के बना है, देश के बनाने में सभी लोगों का योगदान है।
अगर कोई राजनेता ये कहता है कि सभी लोग मिलजुल करके रहें, एकजुट रहें, ताकि कोई विखंडन ना हो, तो इसमें तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। तो बांग्लादेश में हुआ कोई, उसमें कोई दो धर्मों के बीच में टकराव नहीं है, वो तो सभी एक ही समाज के लोग हैं, एक ही मजहब के लोगों के बीच का टकराव था, एक ही भाषा के भी लोग थे। 71 में तो हालांकि ये था कि भाषा का संघर्ष था, उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वालों का संघर्ष था। यहाँ तो सारे लोग वही बंगाली बोलते हैं जो लोगों का संघर्ष, दो पार्टियों के बीच की बात थी। सारे सुन्नी मुसलमान भी, ऐसा भी शिया सुन्नी की भी लड़ाई नहीं है, आपस में डिवीजन था। तो अगर हम ये भारत में ही बात करते हैं, जो भारत जो एक विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे अनेक भाषाएं, अनेक मत मजहब संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, अगर हम उसको एक बात करते हैं कि एकजुट होकर के रहें, सभी लोग देश के विकास में योगदान दें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कोई गांव का प्रधान भी ये बात बोल सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बोल सकता है, मुख्यमंत्री भी बोल सकता है। इसमें कोई ऐसी ये थोड़ा है कि भाई जो मुख्यमंत्री हो खाली उत्तर प्रदेश की बात करेगा। भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरे देश में प्रचार करने जाते हैं, आगे इस वक्त मौका देंगे तो देश का ही नेतृत्व करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नेतृत्व करेंगे, इसमें कौन सी बात है, तो समय की बात है। अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने इससे ऊपर कहीं सोचा नहीं है, उनकी तो सोच खाली उत्तर प्रदेश तक है। उनको पता है कि इससे आगे कहीं में मौका मिलना नहीं है, जब तक कांग्रेस के साथ रहेंगे तो इसे मौका नहीं मिलेगा। कायदे से कांग्रेस पार्टी को अखिलेश जी को अपना नेता बनाना चाहिए, अपने अलायंस का। अखिलेश जी की अधिक सांसद है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनको मौका मिलना नहीं। तो जिसकी सोच ही उतनी है कि हम खाली प्रदेश में ही रहेंगे, आगे कहीं उनकी सोच नहीं है, तो उस पर क्या कहा जाए। और दूसरी बात देखिए, जो रेप की होती है, बार बार उस पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। मैं उन चारों घटनाओं को बता देता हूँ, खाली एक केवल इसलिए समाजवादी पार्टी द्वारा फैलाया जाता है, और उन 4 घटनाओं को लेकर फैलाया जाता है। उसमें कहीं न कहीं आरोपी ठाकुर जाति से थे। हाथरस केस में क्या हुआ कि उस कोर्ट का निर्णय आ चुका है, 4 आरोपी थे, 4 में से 3 बरी हो गए। उसमें कोर्ट का निर्णय आया, कोई रेप नहीं हुआ अमिताभ जी, केवल गैर इरादतन हत्या में एक लड़के को सजा हुई है, आजीवन कारावास। गैर इरादतन हत्या होता है धारा 304 आईपीसी जो हट चुकी है। कोई घटना रेप की नहीं हुई, 3 लड़के बरी हो गए, एक है वो भी बरी हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि उसकी जो मारपीट के 1 सप्ताह बाद लड़की की डेथ हुई थी, तुरंत मृत्यु नहीं हुई थी। चूंकि लड़का ठाकुर था, इस दिन की घटना है, उसका प्रोपेगेंडा फैलाया गया। चिन्मयानंद वाला मामला मैं कहता हूँ अनैतिक था, उसमें भी कोर्ट का निर्णय आ गया है। महिला ने कोर्ट सेटल कर लिया है, उनके बीच में कंसेंट था। मैं स्वयं वकील के करता हूँ, वीडियो सबने देखा है। वो बाद में उनकी कुछ बात नहीं बनी। ऐसे बहुत सारे डेली कोर्ट में मामले आते हैं, बाद में सेटल हो जाते हैं। कोई अनैतिक था, एक भगवा जो साधु है, इस तरह कृत्य करना अनैतिक है, लेकिन वहां पर रेप नहीं था, उसमें भी कोर्ट का निर्णय आ गया, वो बरी किया जा चुका है। तीसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह में कहीं कोई रेप की घटना नहीं हुई है। छेड़खानी का मामला 354 का मुकदमा चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पे, 376 का नहीं चल रहा। जिस नाबालिग ने भी कंप्लेंट दर्ज कराई थी, उसकी एफआईआर नहीं हुई थी। अगले दिन जाकर उसने कोर्ट ने, उस नाबालिग ने अपनी एफआईआर वापस ले ली है, और कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत दी है। मुकदमा चल रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला था, उस पर भी हमने जब कोर्ट का आदेश आया उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम करती है। दिल्ली पुलिस ने उनको सजा दिलाई ना, रोहिणी कोर्ट में उनका मुकदमा चला, सजा मिली। जैसे मामला सामने, हमने भारतीय जनता पार्टी से उनको बाहर किया। आप जिनका चिन्मयानंद का नाम लेते हो, पहले बोला 2004 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, और जब ये घटना जब हुई है, ये इन्होंने काम किया, वो भाजपा में थे नहीं। उसके 10 साल पहले भी उनको टिकट नहीं दिया, अभी टिकट नहीं दिया। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी, आप देखिए मोहित खान आज भी इनके नगर अध्यक्ष है ना, जेल में है 1 महीने से, पूरा मामला बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आज भी हमने उनको पार्टी से नहीं निकाला। जो गायत्री प्रजापति थे, उनको अखिलेश यादव ने अपने घर में छुपा के रखा था। फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरेंडर करिए, तब सरेंडर करवाया। तो ये डिफरेंस, हमारे पार्टी में कोई भी है, अगर गलत करता है उसको डिफेंड कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप एक ही बात को प्रोपेगेंडा करके, भाई हाथरस में सारे पत्रकारों जिन्होंने चूड़ियां तोड़ी, वहां पे गए, नंगा नाच करने गए, कोई नहीं बताता सच्चाई कि कोर्ट का निर्णय क्या आया है, कि गैर इरादतन हत्या तो कोई रेप, सब गैंग रेप चिल्ला रहे हैं। तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं होता, सच्चाई बताइए। ठीक है, उस समय थी, उस समय ये था कि हाँ रेप हुआ होगा, आप बताइए ना, ये कोर्ट का निर्णय आ गया है, 6 महीने हो गए कोर्ट का निर्णय है, 3 लड़के बरी हो गए। कोर्ट ने स्वयं बोला कि वहां पर कोई रेप नहीं हुआ, केवल मारपीट का मामला था। और बेसिकली वो मामला जो था ऑनर किलिंग का था, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी, हमारे पास आएगा, वो हम स्वयं उसको बेल करवा देंगे। मामला उसमें हत्या का भी नहीं है, उसकी जो हत्या उसके परिवार वालों ने की, चीजें सामने कुछ टाइम बाद आ जाएंगे। प्रोपेगेंडा राजनीतिक तौर पे आप किसी को कर सकते हैं, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं। कानूनी तौर पे जो तथ्य बता रहा हूँ, तथ्य को भी सामने रखना चाहिए। ठीक बात प्रशांत पटेल। अशोक यादव जी, जो 4 विषय आप बार बार आप और सारे विपक्षी दल उठाते हैं, वो यही 4 उठाते हैं, है ना, जिनका प्रशांत पटेल ने मेरे ख्याल से बहुत कैटेगरिकल
स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट के उन्होंने तथ्यात्मक स्थिति सामने रख दी। अब अदालतों के फैसले के पार तो नहीं जाया जा सकता, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि अदालत ने बरी कर दिया लेकिन हम तुम्हें मारेंगे, बोले गुड्डू बंदूक लाओ, ऐसा तो चल नहीं सकता स्थिति। और चूंकि प्रशांत वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उन्होंने वकील के तौर पर तथ्यात्मक स्थिति रख दी कि हाथरस वाले की फाइंडिंग क्या आई, चिन्मयानंद के मामले में क्या रहा, कुलदीप की स्थिति क्या रही और ब्रजभूषण की स्थिति क्या है। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, नहीं देखिए ये तो बड़ा अंतर है। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ब्रजभूषण के खिलाफ बलात्कार का कोई मामला ही नहीं दर्ज है, और आप कह रहे हो कि उन्होंने इंटरनेशनल बलात्कार किया, नेशनल भी नहीं, तो ये तो मामला थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता तिरंजना? अमिताभ जी देखिए, बीएचयू की घटना से मैंने शुरू किया था। बीएचयू में जो रिपिस्ट अरे उनने जो 4 का जवाब दिया, अब ये 4 तो छोड़ दोगे आप कल से? नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये चलेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हाँ। नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताइए, कोई पीड़िता, ये वकील साहब है ना, कोई पीड़िता, कोई महिला अगर चीख के बयान दे रही है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे साथ ये किया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं है? ये तो वकील साहब है ना। लेकिन पूरी मोदी सरकार बेशर्मी से ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में उतरी, और जिसने बयान वापस लिया उसके पहले उसका क्या बयान था और किस परिस्थिति में उसने बयान वापस लिया? अमिताभ जी ये सारी चीजें बताने वाली हैं क्या? आपको नहीं पता कैसे बयान उसने वापस लिया, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और किस बेशर्मी से मोदी सरकार उनको बचाती रही, ब्रजभूषण शरण सिंह को? तो ये सारी चीजें, अगर प्रशांत जी चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं तो अपने पार्टी का बचाव रखना इनका नैतिक दायित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इनको बुरा भी नहीं मार रहा हूं। तो अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा आरक्षण को लेकर के, आरक्षण को की यादव जात के लोग हो गए, आप ये बताइए, जो अखिलेश यादव जो हमारे उस समय एलओपी थे विधानसभा में, माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने योगी जी को चैलेंज किया था कि जो 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए, तो लिस्टिया अभी तक योगी जी नहीं दे पाए। लिस्टिया तो कम से कम दे देते, हम कह रहे हैं प्रशांत भाई को दे देते, यही आके दिखा देते, ऐसे देखो 86 में से 56 इतने लोग हैं यादव। तो लिस्ट जो मुख्यमंत्री तक नहीं दे पाए, और आरोप लगता है कि सब लोग यादव हो गए। आज भी कोई भी यूपीएससी के एग्जाम का रिजल्ट निकलता है अमिताभ जी, उसमें आप देखेंगे तो मोस्टली उसमें ज्यादातर यादव होते हैं। तो क्या जो इस समय कैसे हो जा रहे हैं? जो आदमी मेहनत करेगा, जो समाज मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इस तरह का ये गलत नैरेटिव जिस तरह से सेट किया गया, ये गलत नैरेटिव का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आज ठीक जी अमिताभ जी, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ये कंपटीशन चल रहा है, वो कंपटीशन है बांग्लादेश को लेके हिंदुस्तान में राजनीति करना, दूसरा कंपटीशन है नफरती भाषा का इस्तेमाल करना। उसी कंपटीशन में आज देखिए, कल जिस तरह से योगी जी के बराबरी करने की कोशिश किया कंगना रनौत ने, उसने भी किसानों को बलात्कारी कह दिया, हत्यारा कह दिया। उन किसानों को, उन अन्नदाताओं को जिन्होंने 1 साल तक जाड़ा गर्मी बरसात में सहते, जिन्हें अपनी सारी स्थिति से जूझते हुए 700 के लगभग किसान बेचारे। ठीक, आगे बात, आगे अशोक जी, आगे बात, आगे लोगों का क्या कहा जाए? आगे कंगना रनौत के इंटरव्यू पर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत वक्तव्य आया, 2 पैरे का, छोटा मोटा ने, उसमें उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 100 तक इससे असहमति, अनुमति भी नहीं, ये अधिकृत भी नहीं, ऐसे बयान जारी करने के लिए भाजपा इसको बिल्कुल खंडन करती है, इसकी निंदा करती है। अब इसके आगे क्या करने का, लाठी डंडा चलेगा? अरे वो खंडन ही होगा ना, कि फिर मैं बोलूंगा गुड्डू ला राइफल ला, गाड़ी निकाल, ऐसा तो नहीं हो सकता ना समाज में। उन्होंने बोला, उन्होंने खंडन किया, हमसे लेना देना नहीं, ये कंगना के विचार से भाजपा सहमत नहीं। और एक जो बात थी ना, एक बात आती है कि पीडीए का मतलब सर्वसमावेशी, सारे जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला जो है, सबको अवसर मिले, यही ना है लड़ाई। राहुल जी भी यही कह रहे, अखिलेश जी भी यही कह रहे, तेजस्वी भी यही कह रहे। तो फिर ये सवाल तो होगा कि आपको 4 बार मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया, आपने 4 बार एक ही वर्ग का चुना। लालू जी के पास 3 बार अवसर आया मुख्यमंत्री चुनने का, और 1 बार अवसर आया एक मंत्री और डिप्टी सीएम चुनने का, उनने भी अपने यादवी चुने, अपने परिवार के, और वो भी अपने परिवार के, पड़ोसी के नहीं। तो फिर पीडीए के अंदर से ये बात नहीं उठेगी क्या अशोक भाई? ये तो मानने वाली बात है भाई। तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव ठीक है, लेकिन अशोक यादव क्यों नहीं?
यही तो सवाल उठता है। लड़ाई यहां है इसी की है। खैर, मैथिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी इनका जो प्यार उमड़ रहा था, मेरे को 4 लाइनें उसके ऊपर याद आ रही हैं। आप कहें तो मैं बोल दूं। ना बोल दो भैया, बस ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली ना हो जी। हाँ। उनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को खोदा तो कुछ खजाने निकले, शहर में जो करता था सांपों के कांटे का इलाज, जब उसके तहखाने को टटोला तो वहां सांपों के ठिकाने निकले। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी, आपने भी बोला पीडीए, भैया किस चीज का पीडीए? अभी इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पे बोल दिया, जिसके ऊपर 354 का केस रजिस्टर्ड था। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि छेड़छाड़ का मुद्दा रहा, रजिस्टर्ड था, और वो पॉलिटिकल एफिलेटेड था, ये भी सबको पता है, क्योंकि अब जिन्होंने आरोप लगाया वो कांग्रेस में जा रही हैं, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि उन बच्चियों के संग, मैं ये मानता हूं कि अन्याय हुआ, तो भैया मुझे ये तो बता दो, मोहित खान आज भी तुम्हारा महानगर अध्यक्ष है, उस बच्ची का बलात्कार 6 महीने तक किया गया, 2.5 महीने का गर्भ है, दलित है वो, जिस दलित की तुम बात करते हो, उस बच्ची के लिए कुछ सोचा? तुम्हारा नवाब सिंह यादव ने बलात्कार किया दलित बच्ची का, उसके ऊपर तुम्हारे अखिलेश भैया ने कुछ बोला? शर्म आ रही है? अगर आ रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। काहे को इस प्रकार से यहाँ बैठते हो लाल गमछा लगा के, बच्चियों का बलात्कार करोगे और यहाँ बैठकर लाल गमछा डाल के बैठ जाओगे? मैथिली शर्म तुम करो। राजनीतिक विश्लेषक का चोला पहन के यहाँ पे भाजपा की बात बोल रहे हो, शर्म तुम्हें नहीं आ रही है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, कितना बेशर्म आदमी हो तुम एकदम सबसे, हमें लगता है कि संसार के सबसे बेशर्म आदमी तुम ही हो भैया, सबसे बेशर्म आदमी तुम हो और सबसे बदतमीज आदमी भी तुम हो। बेशर्म भी हो, बदतमीज भी हो, दोनों हो तुम, बेशर्म भी हो और बदतमीज भी हो, 1 नंबर के दोनों हो। अगर कंपटीशन हो तो तुम टॉप करोगे, बेशर्मी में और बदतमीजी में, दोनों में तुम टॉप करोगे। बेशर्मी और बदतमीजी में तुम टॉप करोगे। बेशर्म तुम हो, बेशर्म तुम हो। राजनीतिक विश्लेषक का भूमिका में टैग लगवा के यहाँ पे भाजपा की चमचागिरी कर रहे हो यार। तुमसे बोलना मतलब जबान को गंदी करना भैया, तुमसे बोलना जबान को गंदी करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से बात करना अपनी जबान को गंदा करना है। तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से बात करना, तुम्हारे जैसे बेशरम आदमी से बात करना अपनी जबान को गंदा करना है। और आज मुझे दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसा एक बदतमीज और बेशर्म आदमी मेरे साथ। भाई अशोक जी, मैथिल जी रुकिए, व्यक्तिगत नहीं अमिताभ जी, ठीक, अशोक भाई रुक जाइए, व्यक्तिगत लड़ाई मत अमिताभ करिए। जी निवेदन है, इस जैसे बदतमीज आदमी के साथ कृपया मुझे मत बुलाया करिए। इस जैसे निहायत बेशर्म आदमी के साथ कृपया मुझे मत बुलाया करिए। भाषा, अशोक जी अरे रुकिए भाई, दोनों लोग दोनों। मौलाना साहब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मान लें, तो भी फलों की टोकरी का ही उदाहरण ले लें क्या? अंगूर और संतरे आपस में मिलकर तो टोकरी नहीं बना सकते? नहीं। एक नारियल या अनानास या तरबूज बीच में खड़ा किया जाता है, तभी उसके चारों ओर फिर बंधते हैं फल। शाहबुद्दीन साहब, ऐसा लोक जीवन का उदाहरण इस संदर्भ में नहीं आया होगा, तभी बंधते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बगल में चीकू रख दे, बीच में चीकू रख दे और डलिया बंध जाए, नहीं ना जी। भारत की जनसंख्या का भी वही सच है, इसको मानने में समस्या है क्या? दूसरी बात मैं कहता हूं कि भारत, अगर हम योगी आदित्यनाथ के इस वक्तव्य को देखें तो इसको हम विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस वक्त भारत में जितने भी प्रकार के धर्म और जातियां, जितने भी भारतीय थे,
सब में एकता नहीं रही, उसी का नतीजा हुआ इलजी खिलजी बिलजी मिलजी सब आ गए क्या, और उसी का हुआ कि ये विक्टोरिया के बाल बच्चे आ गए। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई एक रहो नहीं तो कट जाओगे, तो अतीत का इतिहास ही तो बता रहे हैं, और भविष्य के लिए जब भी हम कोई हिदायत देते हैं तो अतीत के उदाहरणों से हिदायत निकलती है। मौलाना साहब जी देखिए, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, और सबक ले करके हमें अपने अंदर यानी सुधार और एक अच्छा मंसूबा प्लानिंग की जा सकती है, और लोग करते भी हैं, जो अच्छे लोग हैं वो इस बात को करते हैं। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है तो उसका पस मंजर जो है वो कोई गलत पस मंजर नहीं है, वो उसका पस मंजर जो है वो बहुत पॉजिटिव नजरिए के साथ में देखने की जरूरत है। अब अगर कोई आज की तारीख में हिंदुस्तान पर कोई हमलावर होता है और यहाँ पर कोई अपने आलायकार के तौर पर, सियासी तौर पर या मजहबी तौर पर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं, ये एजेंसियां हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहले भी कोशिश करती रही हैं, इस्तेमाल करती रही हैं, और आज भी कोशिश करती हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। मगर पहले लोग इस्तेमाल हो जाते थे, मगर आज इस्तेमाल जो नहीं हो पाते हैं उसकी वजह ये है कि लोगों के अंदर बेदारी आई है, समझ आई है, उन्होंने इतिहास से सबक हासिल किया है, इसलिए बाहर की ताकतों से होशियार रहते हैं। इसी बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और कोई बात उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बुरा मानने वाली हो, या किसी के ऊपर कमेंट किया हो, या किसी के ऊपर क्रिटिसाइज या तनकीद किया हो, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने इतिहास के पन्नों को दोहराया है और दिखाने की कोशिश की है, और यह भी बताया कि बांग्लादेश में जो हालात हो रहे हैं ये हालात ये हो रहे हैं। और अगर के बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, और भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी संबंध है, और अच्छी बात मोहम्मद यूनुस की है जो भारत के प्रधानमंत्री बने, कि वो गए, सबसे पहले मंदिर में गए, हिंदुओं से मिले, और उन्होंने कहा कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही चीजें हैं रवादारी की, और यही चीजें हैं इंसानियत की। ठीक मौलाना साहब। प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी आपने जो स्पष्टीकरण दिए 4 विवादित मसलों पर, केसों पर, वो करे ना हम इसके बाद भी पंचों गिराए सर माथे लेकिन खटोला वहीं बिछेगा, वो कह रहे हम ये मुद्दे छोड़ेंगे नहीं, ये मुद्दे लगातार जारी रखेंगे। देखिए ये तो ढिठाई है। अब ये उस पे आ गए कि भाई ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ब्रजभूषण पे जो चार्ज लगा था 354 का था, 354 में 3 साल की सजा है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है अरनेश कुमार और अन्य कई सारे जजमेंट में कि ऐसे अपराध जिनमें 7 साल या उससे कम की सजा हो, उसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना मैंडेटरी नहीं है, अगर वो पुलिस जांच में सहयोग कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह को जब नोटिस दिया गया, वो उनके पुलिस के सामने पेश हुए, कई घंटे उनकी पेशी हुई, उसके बाद जाके उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट ने उनको बेल दे दी, तो हमारी क्या गलती भाई? आपके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, कांग्रेस के पास भी वही सिंघवी जैसे और बड़े बड़े वकील हैं, आप उनकी बेल के केस गए होते हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट गए होते, सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसी धारा जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस को अरेस्ट नहीं करना है, 41 सीआरपीसी का नोटिस देना है, आप जांच में सहयोग करिए। अगर जांच में सहयोग नहीं किए होते, गिरफ्तार किए होते, भैया आप कोई कंगारू कोर्ट थोड़ा चल रही है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कर रहे हैं। आप थोड़ा किसी को आरोप लगा दीजिए छेड़खानी का, उसको जेल के अंदर डाल दीजिए, तो थोड़ा देश में संविधान का राज चला। अभी लोग संविधान चलते हैं। देखिए अशोक जी, संविधान लेने उसको लेने काम नहीं चलता, उसको पढ़ना भी पड़ता है। और दूसरी बात, हम किसी आरोपी को हमने कभी टिकट नहीं दिया अगर उस पर आरोप लगा। आपने तो गायत्री प्रजापति जेल में थे ना, उस 17 का चुनाव तो जेल से लड़े थे, उनको टिकट दिया ना, 2022 उनकी पत्नी को दिया हमने। आप सेंगर का लेते हैं, हमने क्या सेंगर जो डिस्क्वालीफाई हुए, क्या हमने उनको टिकट दिया कि उनके परिवार का इलेक्शन हुआ? हमने नहीं दिया। उसके बाद 2022 के बीच उनकी पार्टी कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं है। आपके तो गायत्री प्रजापति से विधायक है, तो ये चीजें डिफरेंस है। दूसरी बात, आप हर विषय में आप सजाती कहने लगते हैं कि भाई योगी जी के सजाती हैं। भाई योगी जी की सजाती तो डिंपल रावत जी भी हैं, और आदित्य यादव जी की पत्नी ठाकुर हैं, राज परिवार से। वो राजनीति में नहीं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। डिंपल यादव जी राजनीति में, इसलिए उनका नाम लूंगा, उनका जवाबदेही भी बनेगी। आप ये चारों लोगों का नाम लेते हैं क्योंकि ये खुल के बोला, क्योंकि ये चाहे चिन्मयानंद हो या हाथरस वाली घटना हो या ब्रजभूषण हो, ये सेंगर हो, ये चारों ठाकुर है, इसलिए आप पूरी समाजवादी पार्टी ही चारों की बात करती है। मैं कहता हूँ कि शायद वो डिंपल रावत जी के सजाती हैं, इसलिए हो सकता है बचाओ, ये भी तो आप कह सकते हो ना।
तो इस लेवल पे आप जाएंगे तो उंगली आपके ऊपर पड़ेगी। आपको ठाकुरों से नफरत है, शादी करोगे तो ठाकुरों में करोगे, तब आपको यादव नहीं मिलती भाई। इस लेवल पे आप निकलोगे ना भाई। शादी करनी थी अखिलेश यादव जी को तो डिंपल रावत मिली, वो भी मिली, आदित्य यादव जी की पत्नी, और दूसरे उनके हाफ ब्रदर हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी भी ठाकुर है, और भी हो सकता है आपके परिवार में ठाकुरों में शादी की हो। तो इस लेवल पे मत उतरिए कि भाई अपराधी को आप जाति से करने दीजिए, कि जो अपराधी जाति का है ठाकुर है तो उसको आप मुख्यमंत्री से जोड़ दीजिए। प्रशांत जी, अब इस तरह कोई अगर यादव मरेगा तो हमका उसको अखिलेश यादव जोड़ देंगे। इस लेवल पे मत उतरिए, नहीं तो उंगली आपके ऊपर भी उठेगी। अशोक जी छोटा सा उत्तर लूंगा आपसे। प्रशांत जी कह रहे हैं कि क्या आपको ठाकुरों से चिढ़ है कोई? छोटा सा उत्तर, समय कम है। देखिए प्रशांत जी, चूंकि वकील थे, मुझे लगा कि इनका मानसिक स्तर थोड़ा ठीक होगा, लेकिन इनका भी मानसिक स्तर वही है, मतलब भाजपा टाइप का ही है। आप देखिए समाजवाद में कहीं कोई जातिवाद का स्थान नहीं है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात होती है, हमारे यहाँ जनेश्वर मिश्रा की भी बात होती है, हमारे यहाँ लोहिया जी की भी बात होती है, जातिगत कोई बात नहीं होती है। रह गई बात, आप ठाकुर ठाकुर कई बार बोले। आप ये बताइए, योगी जी का पहला टर्म अमिताभ जी आपको याद होगा, ओपी सिंह डीजीपी हुआ करते थे, ओपी सिंह जी, उनको डीजीपी बनाने के लिए 15 दिन डीजीपी कुर्सी खाली रखी गई। कौन सा उनके जो है सुरखाब के पर लगे हुए थे भैया? क्यों लगे हुए थे? आज आप बताइए, एक जाति विशेष के माफियाओं के ऊपर क्या बुलडोजर एक्शन हो रहा है? कितने नाम मैं गिनाऊं? सुल्तानपुर में चले गए, देखिए के घर पे जिसने डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल करके मारा, बुलडोजर चला उसके यहाँ। आप ये बताइए, ब्रजेश सिंह बनास का वो साधु संत क्या आराम से उसकी जमानत हो जाती है? अमिताभ जी, जमानत कैसे होती है उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में? जमानतें कैसे होती है? आप वकील हैं, आप ये बताइए जमानतें कैसे होती है? जब एजेंसियां जमानत का रास्ता बनाती है वकील साहब, तभी जमानत होती है। और अपने लोगों के लिए एजेंसियां जमानत का रास्ता बना लेती है, विपक्ष के नेताओं के लिए जमानत का रास्ता बंद कर देती हैं। तो कोर्ट मजबूर हो जाती है जमानत देने के लिए, और वहां पे कोर्ट मजबूर हो जाती है जमानत न देने के लिए। आप क्या बात है, आप वकील हैं, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि वो एजेंसियों की कितनी बड़ी भूमिका होती है जमानत देने में न देने में। आपको बताना चाहिए कि हमारी एजेंसियां हमारे हिसाब से हमारे लोगों को जमानत दिलवा देती हैं, कोर्ट में रास्ता बना देती है, कोर्ट को मजबूरी में जमानत देना पड़ता है। विपक्ष के नेताओं के लिए जमानत का रास्ता एजेंसियां जो है ऐसा कर देती है कि जमानत न दे। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। आप वकील हैं। दूसरी बात, आपने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कितने नेताओं ने, आप बताइए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी में कितने नेताओं ने अपने घर की बच्चियों की शादी मुसलमानों से की है? बताइए आप ठाकुर में चले गए। दोनों मित्रों को रोक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अशोक जी को भी प्रशांत जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आगे बात, अशोक जी ये सवाल ठीक नहीं कि कितनों ने मुसलमान के साथ शादी की। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अरे रुको दादा, आपसे ज्यादा तो वो मुसलमान का झंडा कोई नहीं लिए। रुक जाओ अशोक भाई, रुक जाओ, कोई नहीं लिए भारत में। ओवैसी भी आप मुलायम सिंह जी के बाद आते हैं, हालांकि ओवैसी भी फुल टाइम झंडा लिए हैं, लेकिन वो भी मुलायम सिंह जी के बाद आएंगे नंबर उनका। क्या आपने मुसलमान से शादी की किसी ने? नहीं ना। ये कौन सी बात हो गई यार? मुसलमान शादी की किसी ने? नहीं ना। बलराम यादव, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, किसी ने मुसलमान शादी की क्या? नहीं ना। ये कौन सी बात हो गई? इस देश में हेमवती नंदन बहुगुणा मुसलमानों के भरोसेमंद नेता थे, तो ये जरूरी है कि वो अपनी बिटिया मुसलमानों में आए या लड़का भी आए? अर्जुन सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप थे, किसी ने मुसलमान से शादी नहीं की। इस शादी का फंडा कौन सा है भैया ना? और इस देश की तासीर की समझ लोग या तो रखते नहीं, या रखते हैं तो अपनी सुविधा से उसको डिलीट कर देते हैं। मौलाना साहब, बड़ी नई बात कहता हूं, क्या इस ढंग की बात कभी सार्वजनिक तौर पर मेरे ख्याल से शायद ही आई हो। इस देश में पिछड़ों के लिए सबसे बड़ा काम हुआ मंडल। ठीक, किसने लागू किया? राज परिवार का व्यक्ति, मांडा रियासत का व्यक्ति ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठाकुर बड़ा करके बोल रहा हूं, ठाकुर। यादव जी को सोचना चाहिए, क्या बलराम सिंह यादव, दर्शन सिंह यादव, लटूरी सिंह यादव ने नहीं लागू किया था मंडल? ना लालू यादव ने?
ठीक, आप लोगों ने नहीं किया। IIM, IIT, हायर एजुकेशन के एक्सीलेंस वाले जो सेंटर्स हैं, इनमें पिछड़ों के बच्चों को रिजर्वेशन मिले। ये कानून किसने लाया? वो कोई सपाई भी नहीं था, कोई आरजेडी का भी नहीं था, वो कांग्रेसी था। वो तो कांग्रेस के वक्त खराब है कि उन्हें अपनी बातें याद नहीं, ये मुझे तो याद रहती हैं। वो थे ठाकुर अर्जुन सिंह, ठाकुर अर्जुन सिंह। क्या? कोई मौर्य नहीं, कोई यादव नहीं, कोई राजभर नहीं, कोई रायकवार नहीं, नहीं ना। क्यों? इस देश में ऐसा कब हुआ मित्र कि किसी जाति, किसी समूह की बात करने के लिए उस जात और समूह में रिश्तेदारी करें? बहुगुणा जी तो ब्राह्मण थे। मौलाना साहब बताइए, बहुगुणा बड़ा नेता थे कि नहीं मुसलमानों में? गजब बात है। उनके किसी बच्चे की शादी मुसलमान में नहीं हुई, न विजय बहुगुणा की हुई, न रीता जी की हुई, किसी की नहीं हुई। ये तर्क ठीक नहीं। और आप ही लोगों ने कहा कि भाई लालू जी के परिवार में, आपके परिवार में, किसी परिवार में हुआ नहीं। और भाजपा के, मैं इस तर्क के पक्ष में नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा के कुछ बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं के यहाँ पत्नियां हिंदू परिवार से हैं, बेटियां। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, नाम लेना ठीक नहीं। क्या? इसलिए ये तर्क ठीक नहीं, ये बात ठीक नहीं। मैं अब दूसरी बात कहता हूं कि योगी ने जो कुछ कहा उस पर हंगामा क्यों हो? क्या देश को एक नहीं होना चाहिए? हम मान लीजिए इकबाल चचा को भी मान लें, बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, चलो मान लिया। हालांकि मैं उनकी सब बात से सहमत नहीं, लेकिन चलो मान लेते। मौलाना साहब तो भी गुलदस्ता में भी फूल दसियों तरह के होंगे, लेकिन नीचे एक लपेट फीता तो बांधना पड़ेगा ना। ये बिना फीता बांधे गुलदस्ता बन जाएगा? बट उस फीते की बात कर रहा हूं, वही एकता है। मैंने कब कहा गेंदा का गुलदस्ता बनेगा, गुलाब का बनेगा? नहीं, 100 फूल लगाइए, चंपा चमेली सब, लेकिन फिर कहीं यूं लपेट के मौलाना साहब बांधना तो पड़ेगा ना। फूल गांठ तो लगानी पड़ेगी। वो गांठ लगा दे तो आपको ऐतराज है, आप नाराज हो जाएंगे, आप पिछड़े अगड़े की बात करेंगे, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करेंगे। और जब गुलदस्ता बनता है, बहुत लोग कहते गंगा जमुनी गुलदस्ता गुलदस्ता, आज गुलदस्ते पे मन आ गया कि कुछ कह दूं। मौलाना साहब जो गुलदस्ता बनता है ना, यहाँ ये प्रशांत को और मैथिल जी को पता होगा, खान मार्केट की तरफ जाओ तो कॉर्नर पर कई बड़े गुलदस्ते वाले हैं, जिनके यहाँ बड़ा दिव्य किस्म का फूल रहता है। जब गुलदस्ता बनता है ना, अशोक जी सुन लीजिए, बड़ा ज्ञान की बात है, तो कैंची से उसकी ट्रिमिंग भी होती है। क्या? ताकि उसका शेप एक सा रहे। क्या? यही समाज के लिए जरूरी है। जंगल और उद्यान में अंतर होता है मित्र। देश जंगल नहीं हो सकता, देश उद्यान होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए। जो लोग इसको जंगल बनाना चाहते हैं वो देश के साथ नहीं है, माफ करिएगा, कड़वी बात है, बड़ी बात है। और उद्यान होगा तो एक सलीका होगा, एक नियम होगा, एक व्यवस्था होगी और ट्रिमिंग भी होगी। अब ट्रिमिंग के चाहे जैसे अर्थ लगाते रहना आप लोग, उससे मुझे फर्क नहीं। मौलाना साहब गलत तो नहीं कहा? माली कैंची भी रखता है, पानी ही नहीं डालता, केवल खाद ही नहीं डालता, कैंची भी रखता है। कुछ बदमिजाज टहनियां दाएं बाएं हो जाती हैं जब, और लगता है ये पेड़ को सुखा देंगी, तो उनको काटना पड़ता है। नहीं, बदमिजाज टहनियों को काटना पड़ता है ना, तब पेड़ को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब दाएं बाएं नीचे वाली टहनियां पेड़ के ही को ही सुखाने का बंदोबस्त करने लगे तो वो काटी जाती है।
मित्र, इसमें कोई नई बात है क्या, बड़ी बात है क्या? और यही बात तो सब कह रहे। इसी देश ने देखा यादव जी कि खिलजी को चिट्ठी लेके हैं कौन गया था? भारत के लोग गए थे कि भारत पे आक्रमण करवा के? ताऊ जी वही लोग गए थे ना कि खिलजी भाई साहब आपको मेरी कसम आ जाओ, क्या हम आपको अपनी बहू बेटियां भी दे देंगे हैं, लेकिन आप यहां आके दमचौरा कर दो आके। यहां गए थे ना भारत के लोग। लक्ष्मीबाई के किले के दरवाजा किसने खोला था अंग्रेजों के लिए? अंग्रेज तो अंदर थे नहीं, किसने खोला था? यहीं के लोग थे जिन्होंने दरवाजा खोला, यहीं के लोग थे ना। राणा प्रताप भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत माता के लिए लड़ रहे थे, और मान सिंह वहां जलेबी खा के, रबड़ी खा के अकबर के लिए लड़ रहे थे। सच नहीं क्या ये? और इस छोड़िए, ये वो लोग कहेंगे अमिताभ जी पुरानी बातों में चले जाते हैं, इल्जी खिलजी में। छोड़िए इल्जी खिलजी। ये जो अशोक भाई जो ब्लास्ट होता है ना, हमने वो दौर भारत में देखा एक पत्रकार के नाते कि मैं कनॉट प्लेस में ही था जब कस्तूरबा वो 12 खंबा रोड पर ब्लास्ट हुआ था, और उस दिन दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर में भी ब्लास्ट हुआ था, मैत्री साहब भी थे। वो ब्लास्ट करने वाले रावलपिंडी से पराठे और टिफिन लेके नहीं आए थे यहां ब्लास्ट करने, क्या? उनका पैसा था, उनका दिमाग था। यहीं के लोगों ने उनसे संपर्क साधा ना। यही बदमिजाज टहनियां हैं जिनकी ट्रिमिंग होती है। और एक बात कहता हूं, मैं उस दिन भी संसद भवन के अंदर था जिस दिन वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में जब सरकार चल रही थी, तो जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अशोक जी, पाकिस्तानी आए, 6 लोग जो मारे गए वो पाकिस्तान के ही थे, लेकिन उनको जो 16 लोगों ने मदद की वो यहीं के थे। राम भजो वो यहीं के थे, प्रोफेसर थे एक तो, क्या, जिन्होंने पार्लियामेंट का नकली प्रवेश पास प्रिंट करा के गाड़ी चिपकवाया था। कौन लोग थे? उनके बारे में चर्चा नहीं करें, वो तो पाकिस्तानी नहीं थे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि हर बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला दूं ना। पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। यहां कौन हाथ है जो पाकिस्तान के हाथ को थाम लेते हैं? मैं उनकी खोज कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वो हैं फैजाबाद में, बनारस में। अशोक जी वो आपका इलाका है, पूर्वांचल, वहां जब बम विस्फोट हुआ थे, काशी में जो बम विस्फोट हुआ था, उसको क्या पेशावर वाले आए थे करने? नहीं ना। साइकिल किसकी थी और टिफिन किसका था? वही लोग हैं जो हिंदुस्तान के लिए समस्या पैदा करते हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि एक नहीं रहोगे तो कटोगे। और मैंने तो कह दिया, गुलदस्ता सुंदर रख रहे, भव्य रहे, टिकाऊ रहे, तो कैंची तो चलती ही है। कोई देश जंगल नहीं हो सकता। आखिरी बात फिर दोहराता हूं, देश उद्यान होता है, उद्यान ही होना चाहिए। उद्यान होगा तो कटाई भी होगी, छटाई भी होगी, खाद भी होगी, पानी भी होगी, धूप भी होगी, छांव भी होगी, तब देश देश रहेगा। धन्यवाद।